दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि धरा अच के साथ नहीं जाना चाहती थी। वो उसको मना करने ही वाली थी कि अच ने उसका कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, इसलिए आओ और बैठो। धरा ने धीरे से गुस्से में बुदबुदाते हुए कहा, इसको बस आर्डर देने आते हैं, ये करो वो करो, यहाँ बैठो वहाँ बैठो। वो गुस्से से गाड़ी में बैठ जाती है और अच से कहती है, बोलो अब क्या बात कहनी है तुम्हें। आज उसकी बात सुन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तुम आपसे मैं कब तुम बन गया। धरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बात बदलते हुए कहा, वो अब मैं आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, तो अब तो मैं तुम्हें कुछ भी बोल सकती हूँ। धरा ने तुम्हें शब्द पर जोर देते हुए कहा। अच की आंखें उसकी बात सुनकर छोटी हो जाती हैं और फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। धरा ने अच को हमेशा ही सीरियस मूड में देखा था, लेकिन आज वो स्माइल कर रहा था, जिसे देख धरा को काफ़ी अच्छा लग रहा था। स्माइल बहुत प्यारी थी। स्माइल करते हुए वो बिल्कुल खड़ूस नहीं लगता था। जब अच ने देखा कि धरा उसको लगातार घूरे जा रही थी, उसके ऐसे घूरने से अच काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था। अच ने उसके कान के पास जाकर कहा, तुम बेशर्मों के जैसे मुझे क्यों घूर रही हो। अच की आवाज़ जैसे ही धरा के कानों में पड़ी, वो एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने अच को धक्का देते हुए कहा, ए क्या कर रहे हैं, दूर रहिए मुझसे। वो मन ही मन खुद को कोसती हुई कहती है, पागल हो गई है क्या धरा तू, इस खड़ूस की स्माइल तुझे कैसी प्यारी लग सकती है। अच धरा को फिर से खुद में ही खोए हुए देखकर कहता है, तुम खुद में ही क्यों सोचती रहती हो। अगर तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, गंदे इरादे होंगे आपके, जिन्हें जबरदस्ती मुझे गर्लफ्रेंड बनाया है। धरा अच से चिढ़ते हुए कहती है, अच्छा मजाक अब छोड़ो और मेरी बात सुनो। हमें मिस्टर मेहरा वाला प्रोजेक्ट मिल चुका है। इस खुशी में मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइजर कर रहा हूँ। मैं वहाँ हम दोनों की एंगेजमेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर धरा दंग रह जाती है। आखिर ये इंसान चीज़ क्या है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या। अभी हमारे रिश्ते को एक दिन भी नहीं हुआ और तुम एंगेजमेंट तक पहुंच गए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। अच ने कुछ सोचा और फिर से कहा, जितना तुम मेरे सामने बोलती हो ना, अगर कोई और बोलता तो अभी तक उसकी जीभ कट चुकी होती। धरा अब गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो खिड़की को धक्का देते हुए कहती है, खोलो इसको, मुझे इस इंसान के साथ अब एक ही सेकंड नहीं रहना। अज ने उस पागल लड़की को देखा जो लगातार खिड़की पर मारे जा रही थी। अब अच धरा के साथ बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि धरा अंतिम आंखें और इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। वह अजीब अजीब बातें कर रही है और उसकी हरकतें उससे भी ज़्यादा ही हैं। अच ने चिढ़ते हुए उससे कहा, एक बात बताओ, क्या तुम बचपन में कहीं गिर गई थी। नहीं तो, धरा ने हैरानी के साथ उत्तर दिया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अच उससे ऐसा क्यों पूछ रहा है, क्योंकि मुझे तुम पागल की ही लगती हो और पैदल भी। शायद अगर तुम गिरी होती तो ये तुम्हारे गिरने की वजह से हुआ होता, लेकिन अब तुम गिरी भी नहीं हो। इसका मतलब कि तुम बचपन से ही पागल हो। अच ने कहा तो धरा की आंखें लगभग बाहर ही आ गई। ये आदमी इसको सरेआम पागल बोल रहा है और तो और उसे दिमाग से पैदल भी बता रहा है। उसने घूरते हुए अच को गुस्से से कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि तुम ये क्यों नहीं करना चाहती, मुझसे एक रीजन तो दो, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अच बोला, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। धरा ने कहा तो अच सोच में पड़ गया। अच ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा तो तुम इसलिए गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारे घर वालों से
बात नहीं की। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। ये लड़का, क्या करूँ मैं इस लड़के का। धरा उसको गुस्से से घूरते हुए कहती है। मेरा ये मतलब नहीं है, अच ने कंफ्यूज होते हुए कहा। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा बस एक ही मतलब है, मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, समझे तुम? इसके अलावा जो भी तुम्हारी डिमांड है वो मानने के लिए तैयार हूँ, पर गलती से भी मुझसे दूर होने की सोचना भी मत। अर्श ने थोड़ा गुस्से से कहा। उसने खुद का सर धरा के सर से लगाते हुए कहा, सुनो, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं एंगेजमेंट अनाउंसमेंट करूं, तो मैं नहीं करूंगा। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तो तुम ले सकती हो। धरा ने अब उसकी पकड़ से अपने आप को नहीं छुड़ाया और उसने ऐसे ही एक सवाल पूछा, मैं ही क्यों? क्योंकि तुम ही इकलौती हो जो मुझे पसंद हो। तुम्हारे अलावा ना तो कोई थी और ना ही होगी। अच ने शांत स्वर में कहा। धरा ने उसकी तरफ चौंक कर देखा। झूठ बोल रहे हो तुम सिर्फ मेरे साथ खेलना चाहते हो। अच थोड़ा मुस्कुराया और कहा, अगर मुझे खेलना ही होता तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता तुम्हारे साथ। उसकी बात सुनकर धरा सोच में पड़ जाती है। ये बिल्कुल सच था। अगर उसको खेलना ही होता तो कब का खेलकर धरा को अपने रास्ते से हटा चुका होता। लेकिन धरा को अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने फिर से सवाल किया, क्या तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है आज तक? नहीं, अच ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम रहीत जादे तो हर घंटे एक नई लड़की के साथ होते हो। मुझे तुमसे पहले हर एक लड़की से नफरत थी। झूठ है ये सब। धरा ने अच की बातों को बीच में काटते हुए कहा, तुम एक किस्म के राक्षस हो, राक्षस। अच ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी बात बीच में काटे। धरा थोड़ा सा डर जाती है और कहती है, वो। अच ने उसे घूर कर देखा और कहा। धरा ने सचमुच उसके दिमाग का फालूदा बना दिया था। बस चुपचाप मेरी बात सुनो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरे सामने कोई अप्सरा जैसी सुंदर लड़की भी आ जाए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मुझे तुम जैसी कम दिमाग वाली लड़की से प्यार हो गया है। सटाप, दूर रहो मुझसे। मेरे कम दिमाग है ना? तुम्हें पता है आज तक जहाँ से भी मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मैं वहाँ की टॉपर रही हूँ और तुम मुझे कम दिमाग वाली लड़की कह रहे हो? अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारा दिमाग मेरे मुकाबले थोड़ा कम है। किसी और के साथ मैं तुम्हारी तुलना कैसे कर सकता हूँ? दारा अर्ज की बातें सुनकर हैरान थी। कितनी अच्छी तरह से आता है इसको बातें बनाना। इतनी देर से ही धरा का घर भी आ जाता है और धरा से कहता है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। धरा को अचानक से एहसास होता है कि कार उसके घर के पास पहुंच चुकी है। उसने अच को कहा, तुम क्यों आना चाहते हो मेरे साथ? उसकी ये बात सुनकर अच को याद आता है कि वो कैसे रुद्र को अपने साथ लेकर गई थी और आज वो जाने के लिए बोल रहा है तो वो नखरे दिखा रही है। अच ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम गैर मर्दों को तो अपने साथ अपने घर लेकर जा सकती हो, पर अपने बॉयफ्रेंड को नहीं। गैर मर्द? कौन गैर मर्द? धरा ने हैरानी से कहा। रुद्र, अच ने कहा। धरा ने चौंकते हुए कहा, तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो? हाँ, तभी मैं सोचूं कि तुम्हें मेरे घर का पता कैसे लगा। अच ने कुछ नहीं कहा और वो कार से नीचे उतर गया। उसको देख धरा भी कार से उतर जाती है और अच के सामने अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। अच ने कहा, यहाँ गले लगना ठीक नहीं है। धरा ने फटाफट से अपने हाथ नीचे कर लिए और अच बिना देरी किए उसके साइड से निकल गया। जब तक धरा उसको रोकती, अच अंदर पहुंच चुका था। अच ने डोरबेल बजाई। धरा की सांसें भारी होने लगी थी। अब ये आदमी क्या करना चाहता है? अच के 2 बार बेल बजाने के बाद दरवाजा खुलता है। दरवाजा
कवि ने खोला था। वत्स से पूछने ही वाला था कि वो कौन है कि धरा भी उसको उसके पीछे खड़ी दिखाई दी। धरा झट से आगे बढ़ी और उसने कहा, ये मैं तुम्हारा जीजू हूँ। अच के शब्द सुनकर धरा लगभग जमीन पर ही गिरने वाली थी। उसने घूर कर अच की तरफ देखा। दूसरी तरफ कभी ये सुनकर कि वो हैंडसम लड़का उसका जीजा है। पहले तो उसने धरा को देखा, फिर अच को। उसने बड़ी तहवीज से अच से कहा, आइए जीजा जी, अंदर आइए। अच ने एक पल भी गंवाए बिना धरा का हाथ पकड़ा और उसको अंदर लेकर चला गया। धरा का डर से बुरा हाल हुआ जा रहा था। तभी कवि कहता है, माँ तो घर पर नहीं है, वो मौसी के घर गई हैं, आज शायद वहीं पर रुकेंगी। ये सुनकर कि उसकी माँ घर पर नहीं है, धरा की सांस में सांस आती है। अच्छे सुनकर नाखुश सा लग रहा था। उसने धरा को एक नज़र देखा जो काफ़ी रिलैक्स लग रही थी। उसने धरा को घूर कर देखा, जैसे वो ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि वो दोबारा भी यहाँ आ सकता है। कभी अच और धरा के लिए पानी लेकर आता है। अच ने पानी पीने से मना कर दिया, लेकिन धरा ने वो दोनों गिलास पानी पी लिए। अच ने चारों ओर अपनी नजरें घुमाई। वो घर काफी छोटा था पर बहुत ही सुंदर था। तो तुम यहाँ रहती हो? चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। ये दोबारा भी यहाँ आएगा, धरा मन ही मन सोचती है। आज जाने को तैयार ही हुआ था कि वो रुका और उसने अपना कार्ड निकालकर कवि को देते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, ये रहा मेरा कार्ड। कवि ने ज़्यादा नहीं सोचा और उसने वो कार्ड ले लिया। जब उसने कार्ड का नाम देखा तो वो शॉक्ड हो गया। धरा को पता नहीं क्यों अच की ये साइड कुछ समय के लिए भाग गई। उसको याद आया कि अच ने कार में क्या कहा था, वो मुझे कभी खुद से दूर जाने देगा, वो मुझसे प्यार करता है। ये सोचकर धरा के गाल लाल हो जाते हैं। दीदी, कवि ने धरा को हिलाते हुए कहा। धरा अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने आसपास देखा। अच वहां पर नहीं था, वो चला गया था। कभी धरा से पूछता है, क्या ये दीदी, ये अचरा ज्यादा है, रायजादा परिवार का बेटा और इस देश की सबसे अमीर फैमिली का वारिस? धरा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। कवि ने चौंकते हुए कहा, दी, ये सच में आपका बॉयफ्रेंड है? धरा कवि को जो भी ऑफिस में आज हुआ था वो बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा, हाँ, लेकिन तुम माँ को इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताओगे। समय आने पर मैं उन्हें खुद बता दूंगी। ऐसा क्यों दीदी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर और पावरफुल है, उसके पास लड़कियों की कमी नहीं है, इसलिए अभी मैं इस रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। धरा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, दीदी, आप बस अपना ध्यान रखना, अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना। वैसे तो देखने में तो बिगड़े हुए नहीं लगते, क्या पता वो आपसे सच में प्यार करते होंगे, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए। मैं हमेशा हर फैसले में आपके साथ हूँ। कवि की बात सुनकर धरा की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी करने लगे हो। उतने में ही धरा का फोन बजता है। धरा फोन उठाकर हेलो कहने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम तो मुझे भूल ही गई। फोन तो दूर की बात है, एक मैसेज तक नहीं किया। फोन की दूसरी तरफ से तनु ने चिल्लाते हुए कहा, अरे तुम्हारा फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बता रहा था, मैं तो रोज तुम्हें कॉल करने की कोशिश करती थी। ये सुनकर अनु थोड़ा शांत हुई और उसने कहा, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ, और तुम भी यहीं पर आ जाओ, तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बतानी है, धारा ने कहा। तो तनु ने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या बात है? तुमने बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया मेरे से पूछे बिना? हाँ, कुछ ऐसा ही है, वो मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकती, इसलिए तुम घर पर आओ। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ, बस पहुँच ही रही हूँ, तनु ने अपना सामान उठाते हुए कहा। तनु का फ़ोन कटने के बाद धरा अपने और तनु के लिए
खाना बनाने रसोई चली जाती है। दूसरी तरफ तनु अपनी स्कूटी लेकर अपने घर से निकल चुकी थी। रास्ते में उसकी स्कूटी के सामने एक छोटा सा जर्मन स्प्रेड डॉग अचानक से आ जाता है। वो बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगा पाती है। अरे तुम भाग क्यों गए? ऐसे भागोगे तो खो जाओगे तुम, फिर कैसे तुम्हें मैं भाई को गिफ्ट दे पाऊंगा? अभिनव उस छोटे से पपी को उठाते हुए कहता है। तनु जैसे ही अभिनव को देखती है तो कहती है, तुम्हें दिखाई कम देता है क्या? अगर ये पपी मेरी स्कूटी के नीचे आ जाता तो क्या होता? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें जेल करवा देता। अभिनव ने बड़े शान से कहा। तुम मुझे जेल करवाते? तुम्हें कोई और दिखाई दे रहा है क्या यहाँ? अगर मेरे पपी को जरा भी खरोंच आती तो मैं तुम्हें सीधा जेल पहुंचा देता। तुम खुद को समझते क्या हो, कुत्ते के पिल्ले? तुम्हारे साथ इस डॉगी की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तुम शक्ल से भी इसके जैसे ही लगते हो। ये कहकर तनु जल्दी से स्कूटी स्टार्ट करके वहां से भाग जाती है। अभिनव बस उसको जाते हुए देखता रहता है। उसने दांत को पीसते हुए मन ही मन कहा, इसने मुझे कुत्ता कहा, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तनु जब धरा के घर पहुंची तो वो बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने जोर से टेबल पर अपना पर्स रखा और गुस्से से अपनी बाहें मोड़ ली। धरा ने उसके गले लगते हुए कहा, अब क्या हुआ तुझे? तेरा गुस्सा अभी तक नहीं उतरा क्या? अरे नहीं, एक जंगली कुत्ता मिल गया था रास्ते में, उसी ने मूड खराब कर दिया। जंगली कुत्ता? अब क्या जंगली कुत्ते जंगलों से सड़कों पर आ गए, या तुम ही जंगल गई थी? धरा ने हंसते हुए कहा। तो तनु चिढ़ गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, हाँ उड़ा लो तुम मेरा मजाक, जितना उड़ाना है। तुम्हारे उस बॉस को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पर मैंने भी उसको कम जलील नहीं किया। किसको? किसकी बात कर रही हो तुम? धरा ने पूछा। उस अभिनव रायजादा की। जितना बड़ा नाम उतने छोटे काम, तनु ने चिढ़ते हुए कहा। फिर उसने धरा को जो भी हुआ था वो सब बता दिया। उसकी बात सुनकर धरा जो जो से हंसने लगी। हा 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 हा। उसने हंसते हुए कहा, तुमने अभी सर को कुत्ता कहा? हा 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 हा, ये बहुत फनी है यार। सर होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो कुत्ता ही है। तनु ने गुस्से से कहा। अच के बिला में अच अपने स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था। तभी उसके कानों में एक पपी की आवाज आती है। वो देखने के लिए बाहर जाता है तो देखता है कि अभिनव सोफे पर बैठा पपी को गिलास से पानी पिला रहा था। ये देखकर अच की आंखें छोटी हो जाती हैं। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? अच ने बड़े रूढ़ तरीके से कहा। अभिनव की नजर जैसे ही अच पर पड़ी, वो उठकर उसके पास गया और उस छोटे से पपी को दिखाते हुए कहा, भाई ये देखो, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। आज ने पहले उस डॉगी को देखा और फिर अभिनव को। उसने कहा, अगर तुम इसको यहाँ से अभी के अभी नहीं लेकर गए तो जो भी उससे आगे तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। भाई पहले मेरी बात तो सुनो, मैं इसको ऐसे ही नहीं लेकर आया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। अभिनव ने कहा, मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अच ने कहा तो अभिनव जाने की एक्टिंग करते हुए कहने लगा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने आया था धरा को पटाने में। लेकिन अगर आपको ही मेरी मदद नहीं चाहिए तो मैं कर भी क्या सकता हूँ? रुको, पीछे से आवाज आई। अभिनव ने पीछे पलटते हुए कहा, जी भाई, आपको कुछ चाहिए? अभी तुमने क्या कहा? अच ने पूछा। अभिनव ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। तुमने अभी धरा के बारे में कुछ कहा था। अच्छा वो तो धरा ने मुझे बताया था कि उसको कुत्ते बहुत पसंद हैं। मैंने भी उसको जोश जोश में कह दिया कि मेरे भाई को भी कुत्ते बहुत पसंद हैं। और इतना ही नहीं, उनके पास तो एक कुत्ता भी है जिनके साथ वो सोते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक कुत्ता गिफ्ट कर देता हूँ, ताकि आपको एक कुत्ते के साथ रहने की आदत हो जाए और फ्यूचर में आपको कोई और प्रॉब्लम ना हो। अभिनव की बात सुनकर अच के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसने कहा, मेरे पास
पहले से ही एक है, दूसरे को मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम इसको यहाँ से लेकर जाओ। अच मुड़ा और अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। अभिनव को जब तक अच की बात समझ आती, अच वहाँ से जा चुका था। भाई का मतलब पहले से ही एक कुत्ता होने का मुझसे था। भाई आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हैं? फिर अभिनव को तनु की बात याद आ जाती है कि उसने भी उसे कुत्ता कहा था। अभिनव आग बबूला हो चुका था, इसलिए उसने एक नौकर को बुलाया और उसको वो कुत्ता पकड़ाते हुए कहा, इसको बेच देना, इससे मिले पैसे से तुम्हारी 10 साल की शराब आसानी से आ जाएगी रायजादा मेंशन में। मैडम, आपने जो पता करने को बोला था वो मैंने पता कर लिया है। वो लड़की बिल्कुल साधारण सी फैमिली से आती है और तो और उसका बाप भी नहीं है। पहले तो वो अपने चाचा चाची के पास रहते थे, लेकिन अब उसने एक छोटा सा घर ऑफिस से थोड़ी दूरी पर ले लिया है। उसके परिवार में उसकी माँ, उसका छोटा भाई और वो लड़की है। और आज तो हद ही हो गई, वो लड़की अच सर को अपने साथ अपने घर पर लेकर गई। एक फूलदान के गिरने की आवाज़ से वो आदमी जो अभी तक बोल रहा था वो चुप हो जाता है। बस चुप हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से, गीता जी गुस्से से कहती हैं। वो आदमी झट से कमरे के बाहर चला जाता है। 2 कौड़ी की लड़की और वो मेरे बेटे अच को फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। उस लड़की को अच की लाइफ से निकाल कर ही मैं चैन की सांस लूंगी। उधर धरा तनु को अच के बारे में सब कुछ बता देती है। यार, ये अच रायजादा तो बड़ा ही खतरनाक निकला, लेकिन जो भी हो वो हैंडसम बहुत है। तुम्हें उसे किस करके मज़ा तो आया ही होगा। ये कहकर तनु धरा को अजीब नज़रों से देखने लगी। उसकी बात सुन धरा ने उसका सिर पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तुझे मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई है और तू मेरा ही मजाक बना रही है। भाग जा यहाँ से, मुझे नहीं करनी बात तेरे साथ। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही हूँ, तू गुस्सा क्यों हो रही है? अच्छा, अब मेरी बात सुन। मेरा एक्सपीरियंस तो यह कहता है कि वो तेरे से सच में प्यार करता है। मेरे से प्यार? तुझे ऐसा क्यों लगता है? धरा ने चौंकते हुए तनु से पूछा। अरे, तुझे खुद पर विश्वास नहीं है क्या कि कोई लड़का तुझे पसंद कर सकता है? तू इतनी खूबसूरत है, आज तो क्या अच जैसे हजारों तेरे कदमों में अपना दिल रखने के लिए तैयार हो जाए, तो अच रायजादा क्या चीज़ है? हो गया तेरा? धरा ने आलस से कहा। अबे यार, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तेरे पीछे तो कॉलेज में भी ना जाने कितने लड़के पागल थे। ये कोई कॉलेज में घूमने वाला आवारा लड़का नहीं है, ये अच रायजादा है, धरा ने कहा। तनु के सारे ट्रिक्स इस्तेमाल करने के बाद भी धरा के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। लास्ट में उसने थक हार कर कहा, देख धरा, अगर तुझे नहीं लगता कि वो तुझसे प्यार करता है तो तू उसे सीधे सीधे बात कर, और अगर वो तेरे से प्यार भी करता होगा तो तू तो नहीं करती ना, इसलिए तुझे बात तो दोनों केसेस में करनी ही पड़ेगी। धरा ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, अब तुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद उन्होंने देर रात तक बातें की और ऐसे ही सो गईं। ऑफिस में सब तरफ धरा की तारीफ हो रही थी, क्योंकि उसी की वजह से कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। धारा को काफी दिनों के बाद कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। सब लोग उसको और अभिनव को बधाई दे रहे थे। अच ने धरा को फोन किया और कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए अब तुम्हें मेरा और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। धरा ने कहा, क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी कॉपी अभी तक क्यों नहीं आई? जल्दी आओ कॉफ़ी लेकर। धरा को याद आया कि उसने अच की बात भी करनी है, इसलिए वो जल्दी से उसके लिए कॉफ़ी लेकर जाती है। अच के केबिन में धरा अच के सामने कॉफ़ी लेकर खड़ी थी। अच उसको बस घूरे जा रहा था। धरा को बहुत अजीब फील हो रहा था, तो उसने खुद से ही बात करना स्टार्ट करना ठीक समझा। उसने कहा, वो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच ने फिर भी
कुछ नहीं कहा। धरा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ और इसलिए मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनी नहीं रह सकती। ऐसे तो हमारे दोनों के साथ धोखा होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरी हो अचराजादा की। उसकी बात सुनकर धरा के पास बोलने के लिए शब्द खत्म हो जाते हैं। वो जैसे तैसे करके अपना मुंह खोलती और कहती है, आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हें किसी और से प्यार है क्या? अर्च ने धरा से पूछा। अभी मुझे किसी से प्यार नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो हो सकता है। इसीलिए मैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी जिससे मैं प्यार करूंगी। धरा ने थोड़ा गुस्से से कहा, जिससे तुम फ्यूचर में प्यार करने वाली हो, अगर वो मैं हूँगा तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, और अगर वो आदमी मैं नहीं हुआ और कोई हुआ तो मैं उसको मरवा दूंगा। फिर तो तुम मेरी ही होगी। अर्श ने बड़े आराम से कहा, जैसे वो कोई नॉर्मल बात कर रहा हो। तुम? धरा गुस्से से फटने वाली थी कि अर्श चेयर से उठा। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन बजने की आवाज़ से अर्श ने फ़ोन पर नाम देखा और कॉल उठा ली। धरा ने उसे ध्यान से देखा। वो सच में काफ़ी हैंडसम लगता है, उसने मन ही मन कहा। फ़ोन काटने के बाद अर्च ने उससे कहा, होटल बानी में मैंने प्रोजेक्ट की मिलने की खुशी में पार्टी रखी है। कल संडे है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आऊँगा तुम्हारे घर, तैयार रहना। उसकी बात सुनकर धरा अपने ख्यालों से बाहर आती है और देखती ही कि अर्च वहाँ से जा चुका था। उसके दिमाग में अर्च की कई बातें घूमने लगी। वो जल्दी से वहाँ से निकलकर अर्च को ढूंढने लगती है, लेकिन उसको पता लगता है कि अर्च मीटिंग के लिए जा चुका है। तभी उसे अभिनव दिखाई देता है। वो अभिनव के पास जाकर उससे कहती है कि उसका पार्टी में जाना जरूरी है क्या? अगर वो ना आए तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पार्टी तो तुम्हारी पहली सक्सेस की है, इसलिए तुम्हें तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। अभिनव ने कहा तो धरा उदास हो गई। अभिनव धरा से कहता है, दरअसल मैं कल के लिए कपड़े ही पसंद करने जा रहा था, तुम भी मेरे साथ चलो। धरा ने अभिनव को मना करते हुए कहा, नहीं, वो मेरे पास कपड़े हैं। अरे तुम चलो ना। अभिनव धरा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वैसे भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से ही तो मिला है। एक गिफ्ट तो तुम्हारे लिए बनता ही है। अभिनव धरा का हाथ पकड़कर उसको खींच रहा था। मजबूरन धरा को उसके साथ जाने के लिए मानना ही पड़ा, लेकिन तब भी अभिनव ने धरा का हाथ नहीं छोड़ा। वो उसको अपने साथ ऐसे ही पकड़ कर ले जा रहा था। अभिनव धरा को लेकर पर्सनल लिफ्ट में एंटर हुआ, जो केवल उसके और अर्च के लिए इस्तेमाल करने के लिए थी। लेकिन जैसे ही वो दोनों लिफ्ट में एंटर हुए, सामने अर्च था। अर्च ने पहले अभिनव को देखा, फिर धरा को। उसकी नज़र फिर उस हाथ पर गई जो अभिनव ने पकड़ा हुआ था। उसको देखकर अर्च की आंखें भयानक हो गईं। जब अभिनव ने देखा कि उसका भाई कहाँ देख रहा है, उसने तुरंत धरा का हाथ छोड़ दिया। भाई, वो हम कल के फंक्शन के लिए कपड़े पसंद करने डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जा रहे थे। अभिनव काफी डरा हुआ था। अर्च ने उसकी बात को इग्नोर किया और धरा को खुद की तरफ खींचा। उसने धरा की कमर पर अपना हाथ रखा और धरा के कान के पास जाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और का हाथ पकड़ने की, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के सामने। तुम इतनी निडर हो गई कि अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। धरा अर्च की हरकतों पर हैरान थी। इस आदमी को अपने भाई के सामने भी शर्म नहीं आ रही, कितना बेशर्म है ये। धरा ने अर्च के हाथों को दूर झटकने की कोशिश की, लेकिन जितना वो उससे दूर जाने की कोशिश करती, अर्च की पकड़ उसकी कमर पर और भी मजबूत हो जाती। अभिनव की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक आंख उठाकर भी अर्च और धरा की तरफ देखे। वो धरा और अर्च के आगे खड़ा हुआ था, लेकिन उसके कान और उसका पूरा ध्यान उसके पीछे खड़े धरा और अर्च पर था। 12वें फ्लोर पर लिफ्ट रुकती है और अभिनव को फाइनली पीछे देखने का मौका मिलता है।
धरा अब तक जैसे कैसे करके अच्छे से थोड़ा दूर खड़ी हो गई थी। अभिनव ने उन दोनों को तरफ देखा, जिसमें से एक भयानक राक्षस लग रहा था और दूसरी एक प्यारी सी चूहिया। अभिनव ने धरा की तरफ देखकर कहा, चलो चलते हैं। धरा ने ना आज देखा ना पार, वो सीधा लिफ्ट से बाहर चली गई। आज ने बस उसको उससे दूर जाते हुए देखा और उसको एक खालीपन का एहसास हुआ। अभिनव और धरा ने 1 घंटे के बाद शॉपिंग पूरी की। धरा ने एक वाइट कलर का हाफ शोल्डर गाउन सेलेक्ट किया था और उसने अभिनव के लिए ब्लैक कलर का सूट पसंद किया, जो कि बहुत ही लुभावना लग रहा था। अभिनव ने धरा की तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हारी पसंद तो काफ़ी अच्छी है। वो दोनों शॉपिंग करके वहाँ से निकल गया। अभिनव जब शाम को घर के लिए निकल ही रहा था कि अच के असिस्टेंट नीरज ने उसे रोक कर कहा, अच सर ने आपको याद किया है, वो अपने ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। अभिनव की एक आंख उसी टाइम फड़फड़ाने लग गई। अब ये भाई क्या चाहते हैं मुझसे? उसने अपनी एक आंख पकड़ते हुए कहा। वो अच के केबिन के बाहर खड़ा हो गया। अंदर से आवाज आई, जल्दी अंदर आओ। अभिनव ने मन ही मन सोचा, आखिर भाई को पता कैसे लगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो बेमन से अंदर आया और कहा, क्या चाहिए भाई आपको? वो सूट जो आज तुमने लिया है। अर्श ने थोड़ा रूड होकर कहा, अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया कि क्या चाहिए आपको। मेरा ये मतलब इससे बिल्कुल नहीं था कि आप सच में मुझसे कुछ मांग लें। आप बहुत निर्दयी रहे हो भाई। आज पहली बार मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ पसंद किया है और वही आप मुझसे छीनना चाहते हैं। अभिनव ने लगभग रोते हुए कहा, तभी तो मांग रहा हूँ। उसकी पसंद की हुई चीज़ें मैंने आज तक नहीं पहनी, तो मैं तुम्हें भी कैसे पहनने दे सकता हूँ। मुझे वो सूट किसी भी कीमत पर चाहिए। मांगो, तुम्हें जो मांगना है। ये सुनकर कि यच उसको कुछ भी देने को तैयार था, अभिनव की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, जो भी मांगूंगा वो दोगे? हाँ, अच ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। अभिनव ने थोड़ा सोचा, लेकिन उसके दिमाग में अभी कुछ ऐसा नहीं आ रहा था जो वो अच्छे से मांग सकता। उसने कहा, अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं है जो मैं आपसे मांग सकता हूँ, इसलिए मैं बाद में मांग लूँगा। वादा करिए कि आप अपनी बात से मुंह नहीं फेरेंगे। अभिनव ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। अच ने पहले अभिनव को देखा, फिर उसके उस हाथ को जो उसने आगे बढ़ाया था। उसने रूड टोन में कहा, क्या मुझे वादा करने की ज़रूरत है? मेरे शब्द काफ़ी नहीं हैं। अभिनव को याद आया कि उसका भाई तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होती है। उसने अपना हाथ पीछे लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मुझे कभी नहीं लगा था कि आप प्यार में इतने पागल हो जाओगे। जब हुआ नहीं है तो किसी से भी नहीं हुआ, और जब हुआ तो प्यार में पागल ही हो गए। लेकिन इन सब में बीच मैं ही बात तो भूल ही गया कि आपको उस सूट के बारे में कैसे पता लगा। चले जाओ यहाँ से, अच ने कहा तो अभिनव कुछ भी आगे सवाल जवाब किए बिना तुरंत वहाँ से भाग गया। दूसरी तरफ जब धरा घर पहुंची तो उसकी माँ आ चुकी थी, लेकिन घर पर और कोई था। रैना और नेहा वहाँ पर थे। उन्होंने जैसे ही धरा को देखा तो वो दोनों खड़ी हो गई। रैना ने नफरत से कहा, आ गई महारानी, मेरी बेटी की नौकरी खाकर खुश है अब। नेहा ने रोते हुए कहा, दीदी, मैं तो आपकी छोटी बहन थी, आपने फिर भी मेरे साथ ऐसा किया। धरा ने उन माँ बेटी को देखा जो कमाल की एक्टिंग कर रहे थे। अगर उन्हें पहली बार कोई देखता तो उसको सच में विश्वास हो जाता कि ये माँ बेटी सच बोल रही हैं। लेकिन धरा ने उसके साथ अपनी लाइफ के कई साल गुजारे थे और उसको हर रोज इतने तमाशे देखने को मिलते थे। नीता ने धरा के पास जाकर कहा, क्या ये जो लोग भी बोल रहे हैं वो सच है? क्या सच में नेहा की नौकरी तुम्हारी वजह से गई? जी हाँ माँ, धरा ने जवाब दिया। उसका जवाब सुन नीता कुछ बोलने ही जा रही थी कि धरा फिर से कहती है,
हाँ माँ, ये सच है कि नेहा की नौकरी मेरी वजह से गई है, लेकिन ये आधा सच है। नेहा ने आपको तो बता दिया कि मेरी वजह से उसकी नौकरी गई है, लेकिन क्यों गई है ये बताना तो वो शायद भूल ही गई होगी। दरअसल नेहा मेरी जान लेना चाहती थी और ये बात हमारे बॉस को पता लग गई और बॉस ने इसको कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बॉस तो इसको जेल भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने ही उनको ये करने से मना कर दिया। खामखा चाचा चाची को उम्र जेल के चक्कर काटने पड़ते। धरा की बात सुनकर रैना और नीता दोनों हैरान थे और रैना ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम पागल हो गई हो क्या? रैना ने गुस्से से कहा। अच्छा, अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा सकती हूँ, धरा ने कहा। जब नेहा ने देखा कि बात हाथ से निकलती जा रही है तो उसने अपनी माँ को अपने पास खींचा और बेचारी बनते हुए कहा, माँ चलिए यहाँ से, यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये हमें अपना परिवार मानते ही नहीं हैं। हाँ जाइए, आपके लिए दरवाज़ा खुला है, जल्दी निकलिए यहाँ से। यहाँ और तमाशा खड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कवि ने जल्दी से कहा। वो काफ़ी देर से सोफे पर बैठा उनकी बकवास सुने जा रहा था, इसलिए उसने मौका देखते ही अपनी बात कह दी। रैना और नेहा दोनों गुस्से से फटने ही वाली थी, लेकिन नीता के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसने जब से ये सुना था कि नेहा धरा को मारना चाहती है, ये सुनकर ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उन्हें पता था कि उनकी बेटी झूठ नहीं बोल रही है। अगर धरा ने कहा है कि नेहा उसको मारना चाहती है तो इसका मतलब वो सच में उसको मारना चाहती थी। ये सोच सोच कर ही उसके सर में दर्द हो रहा था। धरा ने उनकी ये हालत जैसी ही देखी, उसने नीता को पकड़ा और कहा, माँ आप कमरे में चलिए, इन लोगों की फालतू बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप लोग मेरी कहानी को इतना प्यार देते हैं, इसके लिए मेरे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है।